कनाडा में किन स्टूडेंट्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए, मैं आज कुछ कड़वी बातें कहूंगा इस वीडियो में, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल रियलिटी है। आज की डेट में कनाडा का क्या ट्रेंड है वो आपको क्लियर कट शब्दों में बताऊंगा। किन स्टूडेंट्स को कनाडा में अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि इस चैनल के थ्रू मेरा ये मकसद है कि स्टूडेंट्स को एक एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो आज की वीडियो में मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स को कनाडा में अप्लाई ही नहीं करना चाहिए, उसका कारण क्या है कि आप 15 से 16 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद आपके 5-6 महीने वो पैसा यूज़ भी होता है, क्योंकि पहले आप फीस भेजते हैं, जीएसटी भेजते हैं, उसके बाद फाइल लगाते हैं, उसके बाद 3-3 महीने प्रोसेसिंग में रहती है फाइल, 5-6 महीने आप सिर्फ वेट करते हैं अपने रिजल्ट्स की, और उसके बाद वो पैसा कट के भी वापस आता है। आपकी फ़ीस में से भी कुछ पैसा कटता है, जीआईसी में भी कुछ पैसा कटता है, फिर कुछ करेंसी डिफरेंस भी आपको देना पड़ता है। तो कुल मिला के आपके पेरेंट्स की जो हार्ड अर्न मनी है उसका भी नुकसान होता है। उसका जो 6 महीने आप वेट करते रहते हैं, उसके बाद रिफ्यूज़ल के बाद आप एक डीमोरलाइज भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए आपके पास आज क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि मैं उन स्टूडेंट्स को क्लियर कट बता रहा हूँ। हालांकि ये हमारी इंडस्ट्री के खिलाफ जाती है बात, पर फिर भी मैं इस बात की परवाह नहीं करता। मेरा काम है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना। तो आज की वीडियो में बता रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स के, अगर +2 स्टूडेंट्स की बात करूं, तो जिन स्टूडेंट्स के 50% से कम मार्क्स है किसी एक सब्जेक्ट में भी, कोर सब्जेक्ट में, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने नॉन मेडिकल लिया तो आपके कोर सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और चौथा है इंग्लिश। इसी तरह अगर आपने कॉमर्स ली है, बिजनेस, अकाउंटिंग, इंग्लिश या इकोनॉमिक्स, अगर इसमें से आपके मार्क्स कम हैं, मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ, तो ऐसे ही जिन स्टूडेंट्स के कोर सब्जेक्ट में अगर 50 से कम मार्क्स हैं तो वो बिल्कुल भी कनाडा अप्लाई ना करें। कनाडा वो वाला कनाडा नहीं रहा जो किसी भी स्टूडेंट को पहले वीज़ा इजीली दे देते थे। आज की डेट में एकेडमिक्स को लेके कनाडा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उन स्टूडेंट्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं बात कर रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स के एक मॉड्यूल में 5.5 है उनको कनाडा अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। जिनके पीटी में 55 से नीचे मार्क्स हैं या 55 भी हैं तो भी कनाडा में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी वीज़ा सक्सेस बहुत कम है। अगर मैं बात करूं 5.5 एक में कोई एक आध वीज़ा लग गया, वही कंसल्टेंट दिखाई रहते हैं। जो 98-99 रिफ्यूज़ल हुई होती है वो नहीं दिखाते। वो एक दो जो वीज़ा आ गए उनको बार बार दिखाते रहेंगे कि 5.5 पे हमने वीज़ा लिया, और उनका मकसद ये नहीं होता कि आपको वो सिर्फ वीज़ा दिलाना। उनका मकसद होता है कि आपसे बस प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे जो भी चार्जेस है वो वही लेना चाह रहे हैं आपसे। तो इसलिए 5.5 पे फाइल ना लगाओ, पीटी के लो स्कोर पे फाइल मत लगाओ। पीटी मैं रिकमेंड करता हूँ अगर 60 के आसपास है तब आप फाइल लगाइए। तीसरा, जिनकी ग्रेजुएशन में एक्सटेंडेड डिग्री है और आपके बहुत सारे बैकलॉग हैं, मान लीजिए अगर आपके 15-16 बैकलॉग हैं, उन स्टूडेंट्स को भी अप्लाई नहीं करना चाहिए कनाडा में। अगर आपकी एक्सटेंडेड डिग्री है तो भी आपको कनाडा में वीज़ा चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब मैं बात करता हूँ गैप की। गैप, अगर आपका 2 से 3 साल का गैप है कनाडा में, आप कर सकते हैं अप्लाई +2 के बाद। अगर ग्रेजुएशन के बाद 5-7 साल का गैप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। जो गैप जस्टिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, वो वीडियो कंप्लीट मैंने उसमें इंफॉर्मेशन गैप को लेकर दी हुई है। तो अब किन स्टूडेंट्स को कनाडा में अप्लाई करना चाहिए? जो एसडीएस हैं, जिनकी परसेंटेज 60% से अबव है, और प्लस 1 ईयर की फीस और फुल जीएसटी दे के फिर उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। आपका केस एसडीएस में होना चाहिए। हालांकि आपको पता कि कनाडा चेंजेस क्यों कर रहा है, क्यों कनाडा इतना स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि अब एक बात मान के चलिए कि उनके पास, अगर उन्होंने 2 लाख उनके पास सीट्स हैं, ठीक है, 2 लाख उन्होंने स्टूडेंट्स को वीज़ा देना है एक इनटेक में, तो अब अगर उनके पास एप्लीकेशन 4 लाख आ गई तो नेचुरली उनके पास बहुत सारी चॉइस है कि वो सिर्फ जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही वीज़ा ग्रांट करें और बाकी को रिफ्यूज़ कर दें। हो सकता है एक स्टूडेंट बीच में लीनियंट निकल जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि कनाडा का ट्रेंड ये है। ट्रेंड ये है कि 95% वो सिर्फ एकेडमिकली गुड स्टूडेंट्स को ही वीज़ा दे रहे हैं, 5% को ही वीक प्रोफाइल का निकल जाता है। तो इसलिए अब जो सबसे ज़रूरी है, आपका कंसल्टेंट बहुत जेन्युइन होना चाहिए और वो आपकी फ़ाइल पे पूरा हार्ड वर्क करे और वो बहुत नॉलेजेबल रहे, तभी आपका पॉसिबल है कनाडा में वीज़ा लेना। कनाडा में 2-3 साल पहले बात करें तो कोई भी कंसल्टेंट इजीली वीज़ा ले लेता, जो भी एसडीएस कैटेगरी में फॉल करता था तो उसको वीज़ा मिल जाता। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो सारे
एसडीएस कैटेगरी वाले ही अप्लाई कर रहे हैं। तो एसडीएस में भी अब बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, उसके बावजूद भी उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही है स्टूडेंट वीज़ा की। तो उसमें अब जो मेजर फैक्टर्स आ जाते हैं वो यही कि अगर आप फ्रेश पास आउट्स हैं, आपके एकेडमिकली अच्छे हैं, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का स्कोर अच्छा है, और सबसे ज़रूरी आपने जो कोर्स लिया है वो रेलेवेंट है, प्लस प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी होना चाहिए, तो आपका इजीली कनाडा में वीज़ा निकल जाएगा। तो उन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स मैं बता चुका हूँ कि उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है आप नीचे हमें कमेंट करें, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। प्लस आप अगर कहीं से भी हमारे से बेल्स ओवरसीज से स्टडी वीज़ा प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.